डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसकी आणविक संरचना के बारे में अध्ययन किए थे, जो वाटसन और क्रिक द्वारा 1953 में दिया गया। यह मॉडल जो था बीडीएनए का मॉडल था, जिसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि डीएनए की जो लंबाई होती है, जो पहले वीडियो में भी हम चर्चा किए थे कि वो अलग अलग जीवों में, अलग अलग टाइप के सेल्स में अलग अलग होती है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमन में यह नियरली जो डबल स्ट्रैंड हमारा होता है 1.74 मीटर होता है। वहीं अगर टिपिकल मैमेलियन सेल की बात करें तो एवरेज मैमेलियन सेल का जो डीएनए स्ट्रिंग की लंबाई है वो नियरली 2.2 मीटर। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे डीएनए की लंबाई या किसी मैमेलियन सेल के डीएनए की लंबाई अगर 2.2 मीटर है, जबकि एक टिपिकल न्यूक्लियस जिसके अंदर ये रहता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो टिपिकल न्यूक्लियस का डायमीटर जो होता है यह जनरली 10⁻⁻6 मीटर। अब हम इन दोनों चीजों को अगर कंपेयर करें तो ये अगर देखा जाए तो यहां जो है इसके कई लाख गुना यह जो है लंबाई है। तो इतनी छोटी सी जगह में इतना बड़ा चीज, इतना लंबा चीज कैसे जो है एडजस्ट होता है, इसी को समझने के लिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे डीएनए हेलिक्स पैकेजिंग, डीएनए की कुंडली पैकेजिंग, कि किस प्रकार से यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, चूंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है, उसके डीएनए काफी छोटे होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जिनमें क्रोमोसोम्स वगैरह का निर्माण होता है, तो उनमें ये किस प्रकार से यह व्यवस्थित होता है जिससे कि न्यूक्लियस के अंदर आसानी से रह सके। डीएनए की पैकेजिंग जो होती है यह एक तरह के प्रोटीन, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कारण कि इसके साइड चेन में, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप लोग 11th में पढ़े होंगे, उसके साइड चेन में लाइसिन और अर्जिनिन, ये दो अमीनो एसिड होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन जो है 5 प्रकार के होते हैं, जिसे H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये 5 हिस्टोन प्रोटीन जो है ये अरेंज होकर एक ऑक्टामर बनाते हैं। इसमें से जो 4 ये हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं, H2A, H2B, H3 और H4, ये जो है 2 परत में, जैसे हम अगर सिंपली ये करें तो जैसे ये 4 मॉलिक्यूल्स हो गए और फिर 4 मॉलिक्यूल्स इसमें दूसरी परत बना करके ये हमने ऐसे बना दिया। सिंपली इसको हम लोग जो देखते हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में, तो 4 के 2 परतें होती हैं जो इन चारों हिस्टोन प्रोटीन से बनी होती हैं, और ये एक ऑक्टामर, यानी 8 मॉलिक्यूल्स यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम इसको ऑक्टामर कहते हैं। ये ऑक्टामर बनाते हैं, और जैसे कि पीछे ही हमने चर्चा किया कि यह ऑक्टामर जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो इस ऑक्टामर के ऊपर वह डीएनए स्ट्रिंग जो होता है वो लपेटा गया रहता है। ये कुछ इस फैशन में इस पर लिपटता है, इसको हम लोग ऐसे आसानी से बना लेंगे। कोई विशेष स्ट्रक्चर इसका नहीं है जो हमसे आसानी से नहीं बन सकता है। ये गोल वाला जो पहले बनाए ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर कहलाता है, और ये जो है हमारा डीएनए स्ट्रैंड है।
इसमें मैंने पहले भी बताया कि ये चार यानी H2A, H2B, H3 और H4 ये चार हिस्टोन जो है ऑक्टामर बनाने के काम में आते हैं। और पांचवा जो H1 हिस्टोन है ये क्या करता है कि इस रैपिंग को, क्योंकि जैसे इसको हम लोग समझें कि कोई एक गोल सा बॉल है और उसके चारों ओर हमने धागा लपेटा, तो जब हमने धागा लपेटा तो इस धागे को स्टेबल करने के लिए कि यह जो है इस पर से उभरे नहीं, हटे नहीं, अनवाइंड नहीं हो, इसके लिए हमें कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि ये आपस में जुड़ा रहे और अलग ना हो। तो वही काम जो है H1 यानी ये जो होता है H1 हिस्टोन होता है जो इसको रैप्ड जो डीएनए स्ट्रिंग है उसको स्टेबिलिटी देने के लिए H1 इसको बाइंड करता है, साथ ही साथ इसको भी कवर करता है। तो इस प्रकार से यह डीएनए हमारा जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपट करके टू टर्न्स में लिपटता है, पहला टर्न दूसरा टर्न यानी दो घेरों में लिपटता है। और ये दो घेरे जो होते हैं एक में लगभग 83 बेस पेयर, ये हम लोग लगभग में ही लेते हैं, और टोटल मिलाकर के लगभग इसमें 200 बेस पेयर एक टर्न में आ जाते हैं। इसके इस पूरे स्ट्रक्चर को यानी जो ये स्ट्रक्चर बन गया हिस्टोन ऑक्टामर और प्लस रैप्ड डीएनए, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। हिंदी और इंग्लिश में इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और यही न्यूक्लियोसोम आगे जो है कंडेंस होके, जैसे एक यहां बन गया फिर एक, जैसे इसको सिंपली समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक धागा है, यहाँ एक न्यूक्लियोसोम बन गया, फिर थोड़ा सा धागा आगे आया, फिर एक न्यूक्लियोसोम बन गया, फिर धागा आगे आया, न्यूक्लियोसोम बन गया, फिर धागा आगे आया, न्यूक्लियोसोम बन गया। तो इस तरह से जैसे हम एक मोती का माला देखते हैं जिसमें एक धागा होता है, बहुत सारी मोतियां उसमें लगी रहती हैं, उसी तरह से ये हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। यह जनरल वे में यानी जब रेस्ट फेज में कोशिका होती है, सेल होती है, उस समय ये हमें दिखाई देता है। यह नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी ईएम माइक्रोस्कोप, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दो होते हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने से हमें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई धागा है और इसमें बहुत सारी मोतियां कहीं कहीं बंधी हुई हैं, और यही जो है यूनिट जो होता है ये हमारा न्यूक्लियोसोम होता है। तो इस तरह से हम लोग ये आज समझ पाए कि ये इतना लंबा जो डीएनए स्ट्रैंड होता है यह किस प्रकार से छोटे से न्यूक्लियस में आसानी से अट जाता है। हालांकि इसमें जब क्रोमैटिन बन जाता है तो यह क्रोमैटिन फर्दर और जो है कंडेंस होता है और ज्यादा संघनित होता है, और संघनित होकर के कोशिका विभाजन के मेटाफेज अवस्था में यह क्रोमैटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम हम लोग पढ़े भी हैं, जानते भी हैं। तो ये कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाता है, और इसके लिए हिस्टोन के अलावा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जिसको हम NHC यानी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। तो इस प्रोटीन की सहायता से क्रोमैटिन और ज्यादा कंडेंस होता है, और कंडेंस होकर के क्रोमोसोम का निर्माण होता है। एक चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे, क्रोमोसोम्स आर फॉर्म ओनली इन डिवीजन फेज, नॉट इन द रेस्ट फेज। यानी कोशिका जब विश्रामावस्था में होती है, सामान्य अवस्था में होती है, तो हमें केवल क्रोमैटिन ही दिखता है। जब वो विभाजन की अवस्था में जाती है, डिवीजन फेज में जाती है, तब जाके क्रोमोसोम का निर्माण होता है, वो भी मेटाफेज स्टेट में। अब हम लोग थोड़ा सा क्रोमैटिन को और समझ लें। क्रोमैटिन जो होता है यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो हम लोग सिंपली ऐसे उलझे हुए धागे जैसी संरचना जो देखते हैं, इसे ही क्रोमैटिन कहा जाता है।
क्रोमेटिन में दो तरह के क्रोमेटिन, एक जो है यू क्रोमेटिन, दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन। जैसे बहुत सारी जो है स्ट्रक्चर्स 11th में भी जो हम क्रोमेटिन पढ़े न्यूक्लियस के अंतर्गत, तो उसमें भी हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए होंगे कि ये धागा जो होता है कहीं पे हमें बहुत गाढ़ा दिखता है और कहीं पे जो है हल्के रंग का दिखता है। तो जो पार्ट हमें हल्के रंग का दिखता है, जैसे ये पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ, इसको हम लोग कहते हैं यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन। और जो गाढ़े रंग का दिखता है इसको हम लोग कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन आर लूजली कंडेंस्ड, यानी कि ये उतने ज्यादा जो है संघनित नहीं होते हैं, इसलिए ये हल्के रंग के दिखाई देते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन आर हाईली कंडेंस्ड, ये ज्यादा संघनित होते हैं और इस वजह से ये हमें जो है गाढ़े रंग के दिखाई देते हैं। अब थोड़ा सा इसको और आगे हम समझ लें कि इसमें अंतर क्या है। तो यू क्रोमेटिन आर जो है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यानी ट्रांसक्रिप्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, पीछे भी हम लोग कुछ हल्का फुल्का जाने थे। ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है और उसके बाद उसी आरएनए के आधार पे प्रोटीन बनाया जाता है, तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो केवल यू क्रोमेटिन यानी लूजली कंडेंस्ड जो क्रोमेटिन है वही ट्रांसक्रिप्शनेबल होता है, मतलब कि उसका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, और जो हेट्रोक्रोमेटिन है जो हाईली कंडेंस्ड है उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो यही यू क्रोमेटिन ही हमारे शरीर में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी तरह के प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम्स का निर्माण होता है, वो सारे जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यू क्रोमेटिन होता है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो है हमें किसी तरह का, यानी ये एक्टिव है ही नहीं और किसी तरह के ट्रांसक्रिप्शन में ये भाग नहीं लेता है। तो इस प्रकार से हम लोग डीएनए की कुंडली पैकेजिंग को अभी समझे। इसमें जो है हल्का फुल्का फिर से एक बार समराइज कर देते हैं कि कुंडली पैकेजिंग जो होती है वो लंबे डीएनए को, यानी इस बड़े से डीएनए को एक छोटी सी जगह में कैसे हम रख पाए, फिट कर पाए, इसके लिए कुंडली पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। ये कुंडली पैकेजिंग में दो मेन चीजें हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा डीएनए स्ट्रिंग। हिस्टोन प्रोटीन जो है 5 होते हैं, जिसमें H1, H2A, H2B, H3 और H4 होते हैं। इसमें से ये 4 जो हैं ये ऑक्टामर बनाने का काम करते हैं, 2 लेयर में 4-4 मॉलिक्यूल्स के 2 लेयर बनते हैं जो ऑक्टामर कहलाते हैं, और इसी पर यह डीएनए लपेटा गया रहता है। H1 इस टर्न्स को, यानी डीएनए के टर्न्स को बांधने का काम करता है ताकि ये खुले नहीं। जब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है तब हम इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं, और ऐसा ही न्यूक्लियोसोम जब बहुत सारा बन जाता है तो वो बिट्स ऑन स्ट्रिंग भी कहा जाता है और क्रोमेटिन भी कहा जाता है। वह क्रोमेटिन हमारे न्यूक्लियस में सामान्य अवस्था में दिखते हैं, जिसके 2 भाग, हम कहें कि 2 पार्ट होता है, यू क्रोमेटिन, दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन। यानी एक लेस डेंस होता है जो हल्के रंग का दिखाई देता है, तो यू क्रोमेटिन यह ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव भी होता है, और दूसरा जो है जो काफी डार्क कलर का होता है उसको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, मतलब इससे जो है किसी तरह के आरएनए का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार हमारा कुंडली पैकेजिंग यही खत्म होता है। अब आगे जो है हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे, जैसे हम लोग ने डीएनए के बारे में जान लिया, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, कैसे यह हमारे सेल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी तक ये चीज जो है साबित नहीं हो पाई, ये प्रूफ नहीं हो पाया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यानी डीएनए के बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वही कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, वही कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है, यह बात अभी प्रूफ करना बाकी है। तो अगले वीडियो में हम लोग डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इससे संबंधित जो भी खोज हुए उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, और आशा करते हैं कि आप लोग जो है वीडियो को बढ़िया से देख रहे होंगे, नोट्स को पढ़ रहे होंगे, उसे समझने का प्रयास कर रहे होंगे, और जो भी डाउट है, एक बार फिर कहना चाहता हूं, जो भी डाउट है आप जो है फ्रिक्वेंटली कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर पे या फिर ऐप में, अगर जहां भी हो पाता है आप उसको जो है भेजिए, हम लोग जो है उसको जितना जल्द से जल्द हो सके उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।